Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you're doing well. In the previous session, अगर सर रिवीजन के तौर पे बात करें फॉर द 5 मिनट्स नॉर्मली आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिवाइज अप हो जाएगा कि इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए जिनमें से मेन थिंग हम लोगों ने डिस्कस की अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और उसकी सर्कुलरिटी के रिगार्डिंग टू कि व्हाई इट इज इन द सर्कल फॉर्म। क्लियर? क्योंकि यही टॉपिक आप नंबर ऑफ टाइम में से नेक्स्ट के लेक्चर्स में लेने वाले हैं, बट हर बार कुछ ना कुछ नया आप लोगों को मिलेगा। क्लियर? सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हम लोगों ने क्या रीड किया सर? इट्स बेसिकली अ फ्लो ऑफ, या तो सर मनी फ्लो करती है या मे बी गुड्स और सर्विसेज फ्लो करती है। मतलब आपने दो तरह के फ्लोज यहाँ पे रीड आउट किए, जिसमें मनी फ्लो करे, जिसमें इनकम फ्लो करे, दैट इज कॉल्ड एज मनी फ्लो, एंड जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं दैट इज कॉल्ड एज रियल। इन सिंपल टर्म्स नॉर्मल। क्लियर? और ये जो फ्लोज हैं ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में, जिसको आप लोगों ने कल बताया कि सर देयर आर 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमने पूरी इकोनॉमी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें से नंबर 1 इज हाउस होल्ड, नंबर 2 इज प्रोड्यूसर, नंबर 3 इज गवर्नमेंट एंड नंबर 4 इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज इन चारों का रिलेशन हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल आप लोगों को करवाने वाला हूं आज। इवन सिलेबस में हमारे 2 सेक्टर मॉडल है जो आप लोगों ने कल ड्रॉ किया, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, बट सर फॉर ऑल टॉपिक्स नेक्स्ट ऑन जितने भी आप मैक्रो के टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मुझे इनका रिलेशन एक बार क्लियर करना होगा। कोई फर्क नहीं है, जस्ट एक डायग्राम सी ड्रॉ करनी है जैसे आप लोगों ने कल बनाई, जिसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा आपके सामने सर कुछ इस तरह की डायग्राम थी, जिसमें आपने क्या कहा सर देयर आर 2 सेक्टर्स, वन इज हाउस होल्ड एंड द सेकेंड वन इज प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड करते हैं सर? फैक्टर्स सर्विसेज, और यू मे से factors of production, and there are 4 factors of production, that is land, labor, capital and enterprise। हम एज अ हाउसहोल्ड होते हुए अपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। किसको प्रोवाइड करेंगे? जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करेगा सर? फैक्टर पेमेंट्स। उसके बदले में मुझे क्या मिलेंगी? पेमेंट्स। दैट मींस लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सिंपल। दैट मींस प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या बन गई? गुड्स एंड सर्विसेज, और मेरे पास क्या आ गया? पैसा। सर फिर वही बात, ये कौन सा मैं अपने पास स्टोर करके रखूंगा? मेरी भी तो डिमांड्स हैं, मैं भी तो अपनी डिमांड्स को पूरा करूंगा। अगेन हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे करेगा? प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर आपको क्या प्रोवाइड करेगा सर? गुड्स और सर्विसेज। जैसे डिट्टो आपने ये सर 2 सेक्टर मॉडल किया ना, अब हम 3 सेक्टर मॉडल प्लस नेक्स्ट आगे 4 सेक्टर मॉडल में जब एंटर करेंगे, ये पॉइंट तो बिना देखे पहले ही बना के बैठ जाना, क्योंकि मैंने अब अपर जाने की कोशिश करें, नीचे नहीं आ रहे। 2 से 3, 3 से 4, तो ये तो कॉमन रहेगा ना। उल्टा इसमें अपन और एडिशन करेंगे कि मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट भी हो, मान लीजिए इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी हो, तो ये जो आपका सर्कल है ये कैसे एक्सपैंड करेगा? दिस इज डायग्रामेटिक वर्क जो आज हम लोगों ने बनाना है। क्लियर? बट उससे पहले छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि एक बार सर थोड़ा सा ये बता दीजिए एक बार लिखने के लिए कि अगर एक्सप्लेन करना आ गया, एक्सप्लेन द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो वहां पे हम कितना लिखें और कितना हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? लिखिए क्वेश्चन के तौर पे, या इसको बुलेट मार्क करके हम लिख सकते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि सर नेक्स्ट आगे डायग्राम्स बनाने का, रिलेशंस क्लियर करने का तो तब फायदा है अगर हमें पहले ये क्लियर होगा कि अल्टीमेट थोड़ा सा कि आपने 4 सेक्टर बाय नेम तो बता दिए, बट इसमें इंक्लूड कौन कौन है। क्लियर? नॉर्मली सबसे पहले सर लिखिए फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू,
from the macro point of view, economy is often divided into four sectors. Often divided into four sectors. Answer, जिनमें से number one is household sector. देखिए बहुत सारी थिंग्स मैं आप लोगों को, क्योंकि दीज आर द बेस लेक्चर्स, दीज आर द मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस है, मैं कोशिश करूंगा काफी थिंग्स आप लोगों को न्यू बताई जाएं, लिखवाई जाएं, इवन दो मेरे सिलेबस का पार्ट हो या ना हो, बट मुझे पता है कि वो चीज आप लोगों के लिए कहाँ काम आएगी, कौन कौन से टॉपिक्स में वो चीज आपको हेल्प आउट करेगी, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। कई बार नॉर्मली कोई लेट इट बी, अपन किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं, सर ने ये करवाया, सर ने ये, तो सिलेबस में ही नहीं है बेटे, सिलेबस में होना मैटर नहीं करता। अब एक चीज नॉर्मली बताइए आप लोगों के लिए, सीबीएसई के लिए कितनी गलत बात है कि +1 में फॉर्म्स ऑफ द मार्केट में सिर्फ एक ही फॉर्म आपको पढ़ाएगी, क्या अदर फॉर्म्स है ही नहीं? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डियोपोली जिसको वर्ड बोलते हैं, क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती? दैट मीन्स अब थोड़ा सा माइंड मेकअप चेंज करिए, थोड़ा सा ग्रो अप करिए कि आपका लोग सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग टू ही नहीं पढ़ना, हमें ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए जो नेक्स्ट ऑन इकोनॉमिक्स में भी आपको क्या आएगी, काम आएगी। इवन इन द लास्ट सेशन मैंने +1 के अंदर जो स्टूडेंट्स मेरे पास थे, मैंने उनको सबको पूरा टॉपिक ही पढ़ाया। मैं कह नहीं तुम मोनोपोली पढ़ो, मोनोपोलिस्टिक के बारे में पढ़ो, बिकॉज ये थिंग्स शायद आपको दोबारा ना कोई प्रॉपर वे से करवाए, या मे भी आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज ना हो, जबकि बीकॉम में हर कंपिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक हमेशा क्या रहा है, पार्ट रहा। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को 3 सेक्टर मॉडल बनवाऊंगा या 4 सेक्टर मॉडल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सर ये तो सिलेबस में नहीं है, ये तो सीबीएसई ने क्या कहा था, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। बट सर रिलेशंस आपको पता होने चाहिए इन एनी केस, जब कल को एडीएएस के टॉपिक्स करेंगे, बड़े बड़े टॉपिक्स नेक्स्ट आगे जब डील करेंगे मैक्रो में, तब भी तो 4 सेक्टर्स पूरे यूज होंगे। क्लियर? इसीलिए वेरी फर्स्ट डे से ही रिलेशंस हम क्या करके चलेंगे, क्लियर करके चलेंगे कि सर ताकि नेक्स्ट ऑन आगे मेरे को दिक्कत ना आए। क्लियर? चलिए, हाउस होल्ड में सर इट इंक्लूड्स, इस म्यूट करें प्लीज, it includes consumers of goods and services, full stop. Household are the owners of the factors of production, अब आई थिंक सो यहाँ पे एक्सप्लेन करने को अपने को बार बार जरूरत नहीं है कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हुए, 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, एक चीज बताइए, प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ क्या यही 4 फैक्टर्स चाहिए? सर दीज आर द फैक्टर इनपुट्स, बट ओनली इनके थ्रू प्रोडक्शन नहीं होती, सम नॉन फैक्टर इनपुट्स को भी यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन कैसे करोगे? सर ये तो मेन इनपुट्स है, ये मेन इनपुट्स हैं, बट कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स भी आपको परचेज करनी पड़ती हैं, जिनके थ्रू नेक्स्ट आगे हम क्या कर पाते हैं, प्रोडक्शन कर पाते हैं। बट द मेन 4 प्राइम सोर्सेज में कौन आते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिसको कहते हैं बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, कोई प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए ये 4 फैक्टर्स तो आप लोगों के लिए मैंडेट। जैसे कोई क्लाइंट हमारे पास नॉर्मली आता है कि सर बिजनेस शुरू करना है, पहले तो जगह बताओ, क्लियर, काम कौन करेगा, क्लियर, कैपिटल कौन लगाएगा, एंटरप्रेन्योर कौन है, आप खुद करोगे, तो मतलब दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमेशा हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकलते हैं। क्लियर? एंड आगे लिखिए, एंड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द producer sector
और हम लोग ये फैक्टर्ड सर्विसेज को, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने पास रख के करेंगे भी क्या? हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? प्रोड्यूसर को, और जिसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट्स। तो अभी तो इंट्रोडक्शन किसकी लिखी अपन ने? सिर्फ हाउस होल्ड। नंबर टू इज बेसिकली प्रोड्यूसर सेक्टर। अच्छा सर, इस सेक्टर में कौन होंगे? जैसे हाउस होल्ड में आपने वर्ड क्या बोला? हाउस होल्ड में कौन होते हैं सर? कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दे आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच दे प्रोवाइड टू किसको? प्रोड्यूसर। सर अब प्रोड्यूसर की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ये कौन लोग हैं जो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बाय टेकिंग फैक्टर्ड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, एंड जिसके कारण बदले में उनको क्या देते हैं? फैक्टर। फिर लिखिए, दी सेक्टर इंक्लूड्स, या दिस सेक्टर इंक्लूड्स all producing units or firms in the economy, full stop, to produce goods and services, comma, the firms hire factors of production from the household sector, and sell goods and services. सर आपा लोग हैं प्रोड्यूसर, हमारा काम है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। किसकी मदद से? फैक्टर इनपुट्स को लेकर प्रोडक्शन बनाएंगे, और प्रोडक्शन नेक्स्ट आगे क्या करेंगे? सेल कर। एक चीज बताइए, यहां पे आप लोगों ने वर्ड यूज किया ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। व्हाट इट मींस? सर ये जो प्रोडक्शन है क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करता है क्या? गवर्नमेंट भी तो करती है, पब्लिक सेक्टर भी तो करता है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करी जा रही है? प्राइवेट सेक्टर वालों की। नहीं सर, प्रोडक्शन तो पब्लिक भी करती है, प्रोडक्शन तो पब्लिक सेक्टर वाले भी करते हैं। तो इसीलिए मैंने कॉमन वर्ड क्या यूज किया? ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। क्लियर? एंड नंबर थर्ड, नेक्स्ट आगे, गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले है जी? वेलफेयर। और इसके अलावा गवर्नमेंट सिर्फ वेलफेयर करती है क्या? वो तो इसी के अंदर आ गया। हाँ जी बताइए। हाउस होल्ड के अंदर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब वो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स भी मतलब देते हैं। हाँ वो इंक्लूड कर दीजिए कि उनको फैक्टर पेमेंट उसके बदले में मिलती है। आप एक्सप्लेनेशन को और एक्सप्लेन करना चाहते हो कर लो। ऐसे तो प्रोड्यूसर में लाइन आप लिख लीजिए कि सर जो इन्होंने फैक्टर इनपुट्स ली उसके बदले में ये क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट्स करते हैं। वो तो इलेबोरेशन में आ जाएगा, जितना मर्जी आप एक्सप्लेन करते जाइए। बट सर फ्रॉम द वेरी नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू इतना एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम आपको ये कितने मार्क्स में आएगा सर? वो भी आएगा या नहीं आएगा वो भी अलग बात है। आप जस्ट इसको एक वन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर लास्ट टू लास्ट लिखना पड़े तो आप क्या लिख सकते हैं। दैट इज द थिंग। क्लियर? सो गवर्नमेंट में एक पॉइंट तो बिल्कुल सही बताया, गवर्नमेंट का जो मेन रोल प्ले है पूरी इकोनॉमी के अंदर, दैट इज वेलफेयर करना इकोनॉमी का। क्लियर? सर वेलफेयर थ्रू लाइक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस का जितना भी काम है, क्लियर, सब्सिडीज बांटना, क्लियर, लोगों की जो हेल्प करना, ये प्योरली किसका काम है सर? नॉर्मली गवर्नमेंट का। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से तो कभी आप एक्सपेक्ट करिएगा भी ना, क्लियर, कि प्राइवेट सेक्टर कभी वेलफेयर करेगा? नो सर, प्राइवेट सेक्टर इज ओनली मेंट फॉर किसके लिए? प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन जो होती है वो क्या होती है सर? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? और किसी इकोनॉमिस्ट ने, मैं हल्की सी लाइन ऐड ऑन कर रहा हूं जो आप अलग से लिखेंगे, द ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट एंड वी आर डीलिंग एट प्रेजेंट, जो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं दैट इज मॉडर्न इकोनॉमिक्स,
दैट इज गिवन बाय लॉर्ड J.M. केन्स। केन्जियन थियरी के नाम से हम लोग इसको यूज करते हैं। दैट इज द मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड इवन दैट पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे ना, आपके एडम स्मिथ, मार्शल, रिकार्डो, जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे, उनका कहना ये था, कि गवर्नमेंट की तो जरूरत ही नहीं है सर। ये जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक, जिसमें आपके कौन आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, सर इनका डिसीजन मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई अपने लेवल पे ले सकती हैं, तो सो देयर इज नो नीड फॉर द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? 1929 तक तो ये बात पहले क्या चली, सही चली। क्लियर? तब तक तो ये बात आपकी क्या चली, बिल्कुल सही चली। बट उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आई, जब पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, बिल्कुल डाउन चली गई, तो फिर गवर्नमेंट ही थी जो डिप्रेशन से आपको बाहर लेकर आई थी। अगर गवर्नमेंट का रोल खत्म कर दिया जाए सर, आज की डेट में इकोनॉमी अपनी सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना की सिचुएशन आपके सामने, सारे बिजनेस क्या हो चुके थे, शट डाउन। क्लियर? फॉर कंप्लीट आई थिंक सो 8 to 9 months, 2020 तो मोस्टली, मार्च के बाद दिसंबर तक तो काफी, मतलब ये नहीं पता था, आज आपने दुकान ओपन करी, कल को नोटिफिकेशन फिर आ गई, चलो बंद कर दो। मतलब मोस्ट ऑफ द बिजनेस उस टाइम पीरियड में क्या हुए हैं सर, शट डाउन हुए हैं, बंद हुए हैं ऑलमोस्ट। क्लियर? उस टाइम पे गवर्नमेंट ही थी जिसने क्या करा, प्रॉपर वे से इस इकोनॉमी को, चलो अपने पास तो सेविंग्स थी, चल गया काम। अब जो बिल्कुल रोजगार के डेली वेजर्स के पर्सन थे, उन्होंने सरवाइव कैसे करा सर, गवर्नमेंट ने हेल्प करी है, गवर्नमेंट ने राशन बांटा है। फिर आम लोगों ने कितनी, अपने जैसे लोगों ने कितनी ज्यादा हेल्प करी एक दूसरे की, वो तो हम लोग ही जानते। क्लियर? सो बेसिकली गवर्नमेंट के बिना आज की डेट में सर आपकी कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। मैं अगर आज की डेट में कह दूं कि सर गवर्नमेंट अपना स्टेक वापस ले ले, हमें गवर्नमेंट रूल की कोई जरूरत नहीं है, गलत सर। आपकी इकोनॉमी किस पॉइंट पे डिप्रेशन में चली जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कॉमन सेंस, गवर्नमेंट को अगर बाहर निकाल दिया तो इसके अलावा बचा कौन, प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद बचा कौन, प्राइवेट सेक्टर। एंड प्राइवेट सेक्टर इज ओनली एंड ओनली सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी जेब के बारे में सोचता है, अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है, उसको दूसरी पूरी इकोनॉमी से कोई मतलब है। तो सर एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन है, अगर इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, तो तुम जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या पैसा इन्वेस्ट करोगे? आप लोग तो क्या कर लेंगे, बैकआउट। सर अगर कोई आगे नहीं होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा, फिर तो इकोनॉमी नेचुरली किसमें चली जाएगी, डिप्रेशन में। फिर तो बिल्कुल इकोनॉमी आपकी खत्म है। तो उस टाइम पे कौन आता है, उस टाइम पे गवर्नमेंट ही आती है, जो इस पूरी इकोनॉमी को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। क्लियर? सो बेसिकली गवर्नमेंट का जो रोल प्ले है सर इस इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे बहुत बड़ा रोल प्ले है। दैट मीन्स विदाउट गवर्नमेंट योर इकोनॉमी इज नथिंग। और ये जितनी भी रेगुलेशंस, जितने भी पॉलिसीज, जितने भी नेक्स्ट आगे लॉज बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ किसकी ओर से बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट, ताकि इकोनॉमी को प्रॉपर वे से क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, सिस्टमेटिकली वे से चलाया जाए। जैसे गवर्नमेंट का ही नेक्स्ट आगे एक पार्ट है आरबीआई। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को लेकर सबसे बड़ा रोल प्ले। क्लियर? कि जितने भी नोट इशू होंगे, जितने भी करेंसी प्रिंट होगी, उसको कौन करेगा सर, अल्टीमेटली आरबीआई। आरबीआई ने देखना है बैकएंड पे बैठे हुए देखना है ऑल ओवर द इकोनॉमी, ना तो मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो, ना मनी सप्लाई बहुत कम हो। क्योंकि सर अगर ये कम ज्यादा होने लगी तो आपके यहाँ पे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। तो आरबीआई गवर्नमेंट की तरह, आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की क्या करती है, कोशिश करती है कि सो दैट अगर बहुत ज्यादा पैसा हो गया, डिमांड एकदम से शूट करेगी, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि रिसोर्सेज आप लोगों के क्या हैं सर, फिक्स। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड। तो सप्लाई अगर नहीं बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ती गई, तो उससे क्या होगा सर, प्राइसेस आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन की पोजीशन वहां पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट सर विदाउट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि गवर्नमेंट के बिना इकोनॉमी अपनी चल भी सकती है। नो, इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम अपनी पूरी इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देंगे कि जो होगा जी डिमांड सप्लाई खुद देखेगी, नहीं,
ऐसा भी नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। लिखिए, यस दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस, इवन सर गवर्नमेंट भी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट की कितनी सारी फैक्ट्रीज हैं, कितने सारे यूनिट्स हैं जो चल रहे हैं। आप लोग आईईडी में डील करेंगे, जैसे नवरत्न, महारत्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं क्लियर, जो गवर्नमेंट की ओर से क्या चल रहे हैं सर, बढ़िया चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल भी हैं। बाकी तो पता है गवर्नमेंट चला रही है तो लॉसेस में ज्यादा होती है क्लियर, बट काफी अच्छे प्रोजेक्ट इनके हैं जो अल्टीमेटली क्या है सर, प्रॉफिटेबल हैं। वहां से भी ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं क्लियर। कौन सा, आईआरसीटीसी, एक तो मेन ये रेलवेज का हो गया, जैसे बीएसएनएल, ये तो खत्म कर दिया ना सर, किसने खत्म कर दिया, जियो ने, कंपटीटर्स ने खत्म कर दिया। अदरवाइज अगर आज से 15 साल पहले या 12 साल पहले की अगर बात करें, बीएसएनएल इज वन ऑफ द मेन टेली कम्युनिकेशन सर्विस जो आप लोगों को क्या करते थे, प्रोवाइड। लैंडलाइन लेने वाले कौन थे सर, ये बीएसएनएल था, भारत संचार निगम लिमिटेड। जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल कौन है, सरकारी डिपार्टमेंट है सर। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है क्लियर, फुल स्टॉप। क्या है, दिस सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर collective for collective consumption full stop. For example services of roads, dams, etc. अब सर अल्टीमेटली आप ये लगा के चलिए, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिनकी हेड ट्रांसपोर्ट कौन है सर, नितिन गडकरी। लिटरली सर मतलब बंदे ने जो तरक्की की है, जो उस ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में इन्होंने चेंजेस करी हैं, शायद ही कोई पर्सन आई थिंक सो कर पाता। एंड डे बाय डे हाईवे सर इतने बढ़िया बना दिए, लिटरली मतलब इतनी अच्छी रोड्स बना दी, नेशनल हाईवेज तो स्पेशली क्लियर, कि दैट मींस जिसको आप कहते हैं ना टाइम सेविंग मोड वाली, इतने। अब जैसे लेटेस्ट इन्होंने दिल्ली से बॉम्बे बनाया, ठीक है ना, और ये भी लेटेस्ट इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम लोग टोल प्लाजास बंद ही कर देंगे, जीपीएस के साथ ही आपका क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। जिस भी रोड को आप एक्सेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो टोल है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब नेचुरली सर टेक्नोलॉजी अगर अच्छी जा रही है, गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है, तो क्यों नहीं सर पर्सन को अपन सपोर्ट करेंगे। एंड उस पर्सन की एज अ पॉलिटिक्स लाइन में बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, मतलब आने वाले नेक्स्ट रोल्स में, आने वाले बढ़िया नेक्स्ट आगे मिनिस्ट्री के रोल्स में उस बंदे की वेटेज बढ़ती जा रही। क्यों सर, हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया परफॉर्म कर दिया उस बंदे ने, नेचुरली सर गवर्नमेंट को फिर अपन सपोर्ट तो करेंगे। चलो कम से कम तुम कहते हो जी आपने टोल लेते हो क्लियर, कि आप रोड के ऊपर क्या ले रहे हो सर, हमसे टोल कलेक्ट कर रहे हो, वही सर आपको टाइम सेविंग मोड तो भी दे दिया, आपको इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रोड्स प्रोवाइड कर दी, वही सर आपकी पेट्रोल की सेविंग है। जो आपको इतना घुमा फिरा कर इतनी ब्रेक्स एंड ऑल, आज के टाइम में सर जरूरत ही नहीं है। स्पीड आपकी वैसे ही सारे फिक्स कर दिए, कैमराज एंड ऑल सब लगे हुए हैं, कोई कंप्लायंस के बिना जाएगा ही नहीं। जब प्रॉपरली गाड़ी ड्राइव करोगे सर, उल्टा आपको सेविंग निकलेगी क्लियर। समटाइम्स पहले होता था कुछ शॉर्टकट पर्सन इधर उधर से अपनाते थे, अब कहते नहीं सर हाईवे से जाएंगे, बढ़िया जाएंगे। क्यों, जितना शॉर्टकट लेते थे इतनी फ्यूल कैपेसिटी तो वहीं लग जाती थी, इससे बढ़िया क्या है हाईवेज को यूज करो। तो वो गवर्नमेंट ने जो हाईवेज बनाए वो फॉर दी वेल बीइंग ऑफ, किसके लिए सर, लोगों की इच्छा के लिए बनाए, लोगों के यूज के लिए बनाए, सो दैट कि अपने को सर्विस क्या मिले, बढ़िया मिले क्लियर, फुल स्टॉप। साथ में आगे लिखिए, गवर्नमेंट एज एन वेलफेयर एजेंसी, government as an welfare agency performs welfare functions as of law and order and defense। और सबसे बड़ी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी एज अ
वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो क्या बनती है सर? डिफेंस, और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, कानून बनाए रखना, डिसिप्लिन बनाए रखना, दैट इज द फॉरमोस्ट थिंग। क्लियर? और ये मोदी सरकार, योगी सरकार, ये तो फेमस है इस बात के लिए। क्लियर? नॉर्मली लाइक आप तो न्यूज थोड़ा बहुत अगर सुनते भी होंगे, या नॉर्मली यूपी में जितना सर मतलब गुंडागर्दी थी, क्राइम जितना था, डरते हैं सर। क्यों? वही बात है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को पहले नहीं मेंटेन करते थे। पहले जितने पॉलिटिशियन थे वो तो खुद बीच में मिले हुए थे कि कोई बात नहीं, बढ़िया क्राइम रेट बढ़ने दो। अब ये जो देखो पर्सन का विजन है, सिंपल सी बात, अगर आप मोदी जी की बात करें या किसी की भी बात करें, अल्टीमेटली एक पर्सन का विजन है कि वो अपने देश को कैसा बनाना चाहता है, वो अपनी स्टेट को कैसा बनाना चाहता है। अब योगी जी का टारगेट था कि अपन इसको क्राइम फ्री करना है, दिन दिहाड़े एनकाउंटर करेंगे, जहां मिल गया ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, खत्म करो, क्राइम बिल्कुल फ्री कर दो। नेचुरली सर यूपी का फिर कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। वो तो एज अ पॉलिटिशियन उस बंदे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने चेंजेस देखी हैं वो तो लिटरली गवर्नमेंट का क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अब चलो एक बात, नॉर्मली हमें नहीं पता सर, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं नीचे जाके कह दो क्लियर, आपा किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपा चलते हैं काम पे बेसिस में। एक नॉर्मल सी थिंग बताइए, 2014 से पहले अपने प्राइम मिनिस्टर कौन थे सर? मनमोहन सिंह। आफ्टर दैट 2014 के बाद कौन आए? मोदी जी। हमें नहीं पता लिटरली वो पुराने कैसे थे, वैसे वो टॉप के इकोनॉमिस्ट बंदे हैं, टॉप के इकोनॉमिस्ट। वो अलग बात है, कांग्रेस में उनकी चलने नहीं दी, ठीक है ना, सोनिया मैडम अपनी चलाते रहते हैं, वो अलग बात है, बट वो बंदे की जो लेवल था ना, इकोनॉमिस्ट लेवल जो था, और इंडिया को किसी टाइम पे डिप्रेशन से बचाने वाला कौन पर्सन था? दैट फाइनेंस मिनिस्टर। 1991 में जब एलपीजी की पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, वो पर्सन। वो ठीक है सर, वही बात है कि जब आप एक पार्टी के दबाव में होते हैं तो आप अपना खुल के काम नहीं कर सकते, और इधर से टेक ओवर किसने कर लिया? मोदी जी। और ये बंदा वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी प्लस सपोर्टिंग हेड अमित शाह, ये तो वैसे ही ना छोड़े। ये बंदे ही अपने अपने ऐसे हैं कि पूछ के थोड़ी करना है। एक होता है ना पूछना, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, कल से ये रूल है। डीमोनेटाइजेशन ऐसे करी, जीएसटी ऐसे करा, कितने बड़े बड़े मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इन्होंने क्या करवाए? सॉर्ट आउट करवाए। क्लियर? राम मंदिर का, अयोध्या का जो था, क्लियर, जे एंड के जितने आर्टिकल्स वहां पे दिक्कत थी, सब प्रॉपर वे से साइलेंटली क्या करे? खत्म कर। नेचुरल यार, बंदे में क्यों नहीं फिर दम मानेंगे? एटलीस्ट गलत करे सही करे, पर कुछ कर तो रहा है, चेंजेस तो दिख रही है ना। सिंपल सा पॉइंट ही है। आप तो नॉर्मली ऐसे पर्सन को सपोर्ट करते हैं जो कुछ करे, जो कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी में लगा रहे। सर वो चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। आप एक चीज नॉर्मल बताओ, पहले हम लोग कितने की पेटीएम, यूपीआई एंड ऑल कितना की यूज करते थे? बहुत रेयर। इन्होंने अल्टीमेटली कैशलेस इकोनॉमी वर्ड बहुत पहले यूज किया था। हम इकोनॉमी को क्या कर देंगे जी? कैशलेस। पहुंचते थे कैशलेस, कैश के बिना क्या काम चलता है? ये कौन करेगा? पेटीएम किसको आता है करना, किसको यूज करने आते हैं? तो आज के टाइम में देख ले, रेडी रेडी तक भी ना। अगला नॉर्मली कई बार तो उल्टा आपकी बेइज्जती, पेटीएम नहीं तेरे पास, गूगल पे नहीं है, ले मैं सिखाता हूँ। इतना कॉमन कर दिया, इतना कॉमन कर दिया, दैट मीन्स लोगों ने कैश कैरी करना ही क्या कर दिया? कम कर दिया। लिटरली मैं अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ, अपनी एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे वॉलेट में समटाइम्स अगर कैश प्रॉपर नहीं भी होता ना, कोई इशू नहीं, मोबाइल है, वो चार्ज है, बस जहां पेमेंट की दिक्कत हो यूपीआई कर देंगे, कोई इधर से कार्ड पेमेंट्स हैं। मतलब इन लोगों ने फोकस किसको रखा था? डिजिटाइजेशन को, कि सर अपा इकोनॉमी को थोड़ा कैशलेस की ओर लेकर जाएं, और जितना कैश इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा उतनी ये कच्चे पक्के की ट्रांजैक्शन तुम्हारी चलती रहेंगी, जिसको हम सीए लैंग्वेज में कहते हैं कि उतनी ये कच्चे पक्के की, जिसको कच्चा पक्का मतलब, पक्का मतलब जो रिकॉर्ड्स में आ रही है, जो रिकॉर्ड्स में नहीं आती दैट इज कच्चे की ट्रांजैक्शन। ये इंडिया में है सिस्टम कच्चा पक्का, फॉरेन नहीं चलता। यार यहीं पे अपा वर्ड बोलते हैं कि एक नंबर की पेमेंट है कि दो नंबर की पेमेंट है, आपको समझते हैं कौन सी एक दो नंबर वाली है? एक नंबर मींस पक्के की ट्रांजैक्शन। सर अब एक सिंपल सी बात, जब यूपीआई करोगे, जब गूगल पे करोगे या पेटीएम करोगे, वाया बैंक करोगे ना, तो रिकॉर्ड आपका क्या हो रहा है? साथ साथ मेंटेन हो रहा है। कल को अगर एंट्री ट्रैक भी करनी पड़ी तो इजीली क्या हो जाएगी? ट्रैक हो जाएगी।
अब इतनी ज्यादा आदत पड़ चुकी है, नॉर्मली सिंपल सी बात है, हमारे पास भी जो पहले कलेक्शन हुआ करती थी मेनली कैश ज्यादा होता था और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कम होती थी। चलो आप भी रोटेट कर लेते थे, सिंपल सी बात है, ऐसा सीए एंट्री घुमा लेते थे कि चलो कैश की है, कौन सा पता लगता है, बीच में देखी जाएगी। क्लियर। बट अब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन किस में आती हैं? अकाउंट में। और कैश में क्या आती हैं? कम आती हैं। अब सर जो अकाउंट में गई तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर टैक्स भी देना पड़ेगा, जो सिस्टम बनेगा। समझ रहे हो ना? ये गवर्नमेंट का मेन रोल प्ले। एंड आई एश्योर वन थिंग, 2030 तक, ये 5 साल अगले और मिल जाए, 2024 में इलेक्शन है ना अगले साल, ये 5 साल इनको और मिल जाए। देखो जी, देश बदलना कौन सा कोई इजी चीज है। एंड सुख से तो अपन 142 करोड़ टच कर चुके हैं पॉपुलेशन में, चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं, हाईएस्ट हो चुके हैं। इतने लोगों को संभालना कोई छोटी चीज नहीं है। इट विल टेक टाइम। जैसे 10 साल अपन ने दिए, 10 साल में कुछ तो मिला चेंज, नेक्स्ट 5 years में और डे बाय डे क्या मिलेंगी? चेंजेस मिलेंगे, बट इट विल टेक टाइम। यार 47 का बिगड़ा हुआ सिस्टम, 47 का बिगड़ा हुआ सिस्टम अगले ने 10 साल में, 9 साल में काफी सही कर दिया, काफी। और इस बंदे को टाइम मिल जाए, उस पर्सन को और थोड़ी एलिजिबिलिटी मिल जाए। नेचुरली सर विजन की डिपेंड करती है। जैसे रिलायंस के केस में अपन वर्ड बोलते हैं, इनके जो हेड धीरू भाई अंबानी, उस पर्सन का क्या था? विजन। उस पर्सन की क्या थी? स्ट्रेटजी, सोच। जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि आप अपने अपने आप को थोड़ा सोचा करो, डिजर्व किया करो कि आपा इस लेवल के लिए बने हैं। ये सारा कुछ जो प्रोसेस है ना, ये थिंकिंग से स्टार्ट होता है। आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा कि मैं ऐसा कर लूंगा। डिजर्व करोगे, सोचोगे, अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे, यस आई एम मेड फॉर दैट लेवल, कि मैं उस लेवल के लिए बना हूं। ये छोटे मोटे लेवल के लिए नहीं बने, आपा इस डिग्री के लिए बने, आपा इस काम के लिए बने, और ये मैं कर सकता हूं। तभी नेक्स्ट आगे पॉजिटिविटी आएगी। आपा शुरू होता है पहली नेगेटिविटी से, ना मैं तो नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं पहले हमेशा थिंकिंग प्रोसेस सोचो कि आपा भी इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। सो दैट्स द रोल प्ले ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का अपनी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले है। ये डे बाय डे जो चेंजेस आप लोग देख रहे हो, ड्यू टू क्या है? गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन नंबर 4। नंबर कौन सा चल रहा है? रोमन कौन सा? नंबर 4, रोमन नंबर। नंबर 4 जिसको वर्ड बोलते हैं द एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। इसमें अपन सारे ही कवर कर लेंगे। इवन इसको नाम क्या कहा जाता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। क्योंकि मोटा मोटा इंडिया में जितने पर्सन हैं वो या तो हाउस होल्ड में आ जाएंगे, या किस में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर में आ जाएंगे, या किस में आएंगे? गवर्नमेंट में। इनके अलावा जो बचा, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सेक्टर। पढ़िए, लिखिए, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, this sector is also called rest of the world, rest of the world sector, full stop. It is engaged in, it is engaged in export and import of goods and services। अब सर किसने कहा कि आप गुड्स की प्रोडक्शन करो और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में सेल करो? आप अपने प्रोडक्ट को कैपेबल बनाओ ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको क्या करो? एक्सपोर्ट करो। ये तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना। और अपने इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो तो आपको उल्टा प्रमोट करती है कि मैक्सिमम क्या करो? एक्सपोर्ट। हाँ, बट अगर इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर क्या लेंगे? टैक्स। क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि आप हमारी मार्केट को छोड़कर फॉरेन की मार्केट से गुड्स को क्या करें? परचेज करें। अब नॉर्मली सर इंडिया में पैसे की कमी है क्या? बहुत पैसे। यहाँ पे आप नॉर्मली देखते होंगे ये मोस्टली जैसे पॉर्श फरारी जो कार है, या और भी बड़े टॉप ब्रांड्स हैं गाड़ियों के, लेने को आपका कौन सा नहीं ले सकते। दिक्कत ये है कि उनको बाहर से क्या करवाना पड़ेगा? इंपोर्ट। एंड अगर इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर 100% ड्यूटी, 150% ड्यूटी। दैट मीन्स इतनी इतनी मोटी ड्यूटी लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? क्योंकि सर अगर हमने ऐसे अलाउ कर दिया फिर तो हमारी इंडिया की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो खत्म हो जाएगी।
हर पर्सन क्या करेगा जी, बाहर से मान लो मैं तो जीएमसी मंगवा रहा हूं, मैं तो ये कार मंगवा रहा हूं, नेचुरली सर फिर तो इंडियन इंडस्ट्री से कौन परचेज करेगा, कोई भी नहीं परचेज करेगा। हमने क्या कर दिया, रूल पास कर दिया। क्या रूल पास कर दिया, अगर आप फॉरेन से कोई कार मंगवाएंगे, वैसे भी लग्जरियस है, फरारी मंगा रहा है, कोई नॉर्मल मारुति थोड़ी है, क्लियर, फरारी मंगा रहा है, कोई बात नहीं, जहां इतने तेरे पास पैसे हैं 100% ड्यूटी पे कर। करोड़ रुपए की कार है ना, 2 करोड़ की तुझे पड़ेगी या 2.5 करोड़ की तुझे पड़ेगी। और सर ऐसा कोई कोई ही पर्सन होगा जो ये बात सोचकर फिर क्या करेगा, यूज करेगा। नहीं तो यहाँ पे फिर तुझे लैम्बो ही मिले। हर पर्सन ही क्या लेके चल रहा है, लैम्बोर्गिनी लेके चल रहा है। पैसे की कमी थोड़ी है यहाँ पे, बट सर रिस्ट्रिक्शंस है। किस बात की रिस्ट्रिक्शंस है, इंपोर्ट को लेकर, कि अगर आपने इंपोर्ट करना भी है तो सर रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहकर आपको इंपोर्ट करना होगा, नहीं तो सर हमारी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट खत्म हो जाएगी। क्लियर। और एक्सपोर्ट करना है जितना मर्जी हो, क्यों, एक्सपोर्ट करने से आप उल्टा हमारी इकोनॉमी में पैसा लेकर आएंगे, फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे, कर 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 कोई दिक्कत नहीं, 0% ड्यूटी। हमारी ओर से चाहिए कुछ छोड़ के आई, चल तू एक्सपोर्ट कर, जितनी प्रोडक्शन करके बाहर बेचेगा बढ़िया से। और अपने इंडिया के कई यूनिट्स ऐसे हैं, कई प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स ऐसे हैं जिनका 100% माल जितना बनता है सारा का सारा एक्सपोर्ट। क्लियर। जैसे इवन फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी, क्लियर, जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि अपनी मार्केट में वो फ्रूट तो आता ही नहीं है जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाता है। क्लियर। जैसे सर ये टी, चाय, चाय पत्ती के जो टेस्ट हैं, अपने पास तो कूड़ा करकट आता है जो आता है, जो अपन चाय पीते हैं, जो असली टेस्ट हैं, जो बढ़िया टेस्ट हैं, क्योंकि सर इंडियन मार्केट में इतने पैसे मिलते नहीं, फॉरनर मार्केट में इनको क्या मिलते हैं पैसे, तो टॉप की जो क्वालिटी है वो सारी क्या हो जाती है, एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट तो चाहती है करो सर, हमें क्या दिक्कत, उल्टा हमारे लिए पैसा लेकर ही आओगे। क्लियर। चलिए फुल स्टॉप, साथ में एंड सर्विसेज एंड द flow of loans and investment between the domestic economy and other countries of the world। अब कभी कभी क्या होता है सर, इंडिया को मान लो पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ये फॉरेन कंट्री से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF से क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं। क्लियर। या कभी कभी मोस्टली फॉरेनर्स इंडिया में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो सर इस एक्सटर्नल सेक्टर के साथ ना अपना सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, इवन कैपिटल का फ्लो भी है, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इनके साथ चलता रहता है। एक छोटी सी टर्म आपने सुनी होगी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। जो पहले फॉरेनर्स को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 49% तक क्या होती थी, अलाउड। क्लियर। जब इंडिया फ्रीडम में आया, डे बाय डे जब थोड़ा सा काम एक्सपैंड हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग, शुरू में सर FDI को जो प्रमोट किया गया ना, इनको 50% या 51% कभी देते ही नहीं थे, 100% तो दूर की बात है। सिर्फ कितना देते थे, 49। क्यों, ताकि ये मेन रोल प्ले में ना आ जाए। क्योंकि जिस कंट्री के पास, हमारी कंट्री में कितना हो गया, 50 या 51, फिर वो तो बराबर बैठेगा, फिर तो वो अपनी चलाएगा। हमने पहले जो रूल पास किए हुए थे क्या, कि अगर आपने जी इन्वेस्टमेंट करनी भी है ना, तो मैक्सिमम आपको कितना देंगे, 49% तक होल्ड देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। पर जब से देखा कि इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन जा रही है, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, देखो सिंपल सी बात है, कोई भी इकोनॉमी रन करनी है कैपिटल तो चाहिए ना, बिना पैसे के कुछ नहीं है सर। तो जब देखा कि इकोनॉमी को बूस्टअप करने की जरूरत है, हमने FDI की लिमिट ही क्या कर दी, चेंज कर दी। इवन आज की डेट में अगर कोई फॉरेनर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, 100% ऑनरशिप दी जाएगी, कोई 1% भी दिक्कत नहीं है सर, 100% ऑनरशिप आप इंडिया में ले सकते हैं। उसका कारण क्या है, मैक्सिमम कंट्रीज के लोगों को इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना, आपको प्रमोट करना। और बढ़िया है, अपने को पैसा मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। कॉमन सोच,
इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, अपना तो लेवल बढ़ेगा। ऐसे ही नहीं मोदी जी स्टार्टिंग से हर कंट्री में जाके टूर करके आए थे, लोगों ने बथेरा कहा देखो जी रोज जहाज में चढ़ के घूम के आते हैं। कुछ नहीं सर, वो हर कंट्रीज में विजिट करके ट्रेड रिलेशंस अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी ट्रेड रिलेशन पहले खराब हुए हैं, आपका और हमारी कंट्री का जो रिलेशन खराब हुआ है, उस रिलेशन को दोबारा सही किया जाए। हम आपके साथ ट्रेड रिलेशंस क्या करते हैं सर, साइन करते हैं, जिसको तुम बोलते हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये कहते हैं ना एमओयू साइन हुआ। क्लियर? उस कंट्रीज के साथ हमने क्या करा, स्टार्ट करा, सो दैट अगर जरूरत मुझे है तो जरूरत तुम्हें भी है, मिलकर चलेंगे तो भाई देख सिंपल सी बात है, सारे तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तान का जो बुरा हाल है वो किस कारण है, वो इसी कारण से तो है, वो किसी से मिलके चलता ही नहीं है। क्लियर? अगर वो मिलकर चले, अगर वो सबके अकॉर्डिंग टू चले, यूएन यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग टू जो उस कंट्री का पार्ट है, ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है, G20 जो इंडिया में हेल्ड हुई। क्लियर? तो सर बहुत बड़ी बात है कि अल्टीमेट सर कितने सारे इन्वेस्टर्स, कितने सारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। सर अपने को तो कैपिटल मिलेगी, अपने तो और अच्छी बात है, अपने लोगों का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, और एक्सपेंड हो जाएगा। उल्टा प्रमोशन की चीज है सर, अच्छी चीज है। क्लियर? सो बेसिकली दीज आर द 4 सेक्टर्स जिसमें हमारी इकोनॉमी को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। चलिए सर थोड़ा सा डायग्रामेटिक वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज 3 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट। मैं एक में ही दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं। विद कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब है सर बैंक। कैपिटल मार्केट का मतलब यहां में इंडिया में जितना भी लेन देन हमारा होता है सर, वो किसके साथ होता है, आपका बैंक्स के साथ। एक नॉर्मल सा पॉइंट ये बताइए, बैंक्स के साथ आपका क्या लेन देन, आई थिंक सो 2 ही चीजें, डिपॉजिट्स देना, लोन लेना, मतलब जिसको वर्ड बोलते हैं सेविंग्स बोरिंग्स, सेविंग्स बोरिंग्स। क्योंकि बैंक्स के साथ और कोई रिलेशन तो होगा नहीं, काम तो सबने अपने अपने करने हैं, कंजम्पशन सबने अपनी अपनी करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबने अपना अपना करना है। तो इनके साथ तो मैक्सिमम जो हमारा रिलेशन है कि जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो अपन बैंक में क्या डाल देते हैं, सेविंग डाल देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं। और जब हमें पैसे की नीड होती है तो बैंक से या तो अपना पैसा या कोई लोन की फॉर्म में इनसे पैसा बोरो कर लेते हैं। तो इनके साथ तो रिलेशन ही हमारे दो हैं, सेविंग्स बोरिंग्स। क्लियर? पहले मैं एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसको बाद में ड्रॉ करिएगा। क्लियर? सबसे पहले यहां पे मैं थोड़ी स्पेस प्रॉपर वे से मैनेज कर रहा हूं। ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर, बीच में कैपिटल मार्केट, इधर प्रोड्यूसर और इधर कौन, हाउस होल्डर। अगर आप मेरे साथ साथ चलें तो ऐसे लिखिएगा जी, पहले देख लीजिए, हाउस होल्ड सेक्टर, ये सर आपकी कैपिटल मार्केट, ये कौन है सर, बैंक, प्रोड्यूसर सेक्टर, एंड ऊपर सर यहां पे लिखेगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर। ऐसे ड्रॉ करिए जी, साथ साथ चलते हैं क्योंकि एक एक रिलेशन करके चलते जाएंगे ना, आप लोग भी फिर उसको कंप्लीट करते रहिएगा। ये 3 सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट। अगर इसमें से कैपिटल मार्केट हटानी है तो ये बीच वाले पॉइंट्स कट कर देंगे तो वो 3 सेक्टर मॉडल बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कल वाले केस में जो आपने 2 सेक्टर मॉडल बनाया उसमें मैं बोल दूं 2 सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट, ये बीच वाला पॉइंट उसके बीच में फिर रखना, वैसे इसमें रिपीट होगा, इसमें वो पिछले वाला भी रिपीट हो जाएगा क्योंकि 2 से अपन कहाँ जा रहे हैं, तो 2 वाला तो सेम बनेगा बनेगा। क्लियर? तो पहले ये ड्रॉ हुआ सर, इतना सर, पहले अपन 2 सेक्टर मॉडल बनाए और 2 सेक्टर मॉडल में कितनी ट्रांजेक्शन पड़ी थी आपने, 4, रियल फ्लो, मनी फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो। पर पहले तो एक एक करके उसको नीचे की तरफ करेंगे अपन, यहाँ पे ऊपर नहीं यूज करना, ऊपर गवर्नमेंट के साथ करेंगे, नीचे आपस में यहाँ पे। सबसे पहले बता, हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर को क्या प्रोवाइड करते हैं जी, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एक बार बहुत। अच्छा, जिसके बदले में, जिसके बदले में ये मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, फैक्टर पेमेंट्स। एरोस का ध्यान रखना, फैक्टर पेमेंट्स। सर फैक्टर पेमेंट्स कौन सी,
फैक्टर पेमेंट्स कौन सी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्लियर? ओके। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको याद दोबारा करवाया जाए, दो तरह के फ्लो पड़े थे, वन इज रियल फ्लो एंड दूसरा इज मनी फ्लो। क्लियर? फैक्टर सर्विसेज जाना रियल फ्लो, फैक्टर पेमेंट्स आना मनी फ्लो। क्लियर? अगेन, हाउस होल्ड वाले प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे करते हैं जी? प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में प्राइवेट सेक्टर आपको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स, आप अपना थोड़ा साफ साफ बनाइएगा। हाँ जी, डन। टू सेक्टर मॉडल सिंपल कंप्लीट। अब टू सेक्टर मॉडल विद कैपिटल मार्केट, इनके साथ मैंने रिलेशन ही आपको कितने बताए? दो। पहला सेविंग्स, दूसरा बोरिंग्स। सेविंग आपा देंगे, बोरिंग लेंगे। तो सर हाउस होल्ड, एरोस का ध्यान रखना, ये जो जा रही हैं ये कौन है सर? सेविंग्स। और जो आ रही हैं वो क्या है? बोरिंग्स। सेम सेम प्रोड्यूसर सेक्टर के साथ। प्रोड्यूसर सेक्टर के पास अगर पैसा सरप्लस होगा तो ये अपनी सेविंग्स इनको दे देंगे, और कभी अगर पैसे की नीड होगी तो इनसे वो पैसा क्या कर लेंगे? बोरो कर लेंगे। दैट इज बोरिंग्स। बताओ जी, डन। मनी फ्लो, ये तो है ही मनी फ्लो, इसमें रियल फ्लो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? होते इसमें भी है रियल फ्लो। जैसे मान लो मैंने बैंक को पैसा दिया, और मतलब बैंक को चार्जेस दिए, उसके बदले में उन्होंने मुझे कुछ सर्विस दी। जैसे लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी अपने आप में क्या है? बैंक की ओर से रियल फ्लो, मेरी ओर से मनी फ्लो, क्योंकि मैं लॉकर के क्या दूंगा? चार्जेस। क्लियर? बट कॉमनली इकोनॉमी पॉइंट से दो इनके मेन फंक्शन होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। बैंक जाना ही दो वर्ड से जाता है। क्लियर? ओके। सेम गवर्नमेंट के साथ भी इनका रिलेशन तो वही रहेगा। गवर्नमेंट के पास भी जब पैसा होगा तो वो अपनी सेविंग्स करेंगे, और कभी अगर, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे सर बोरिंग्स और यहां पे सेविंग्स। हाँ जी, डन। यहां तक क्लियर? और सर हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से क्या लेना देना होगा? हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट सेक्टर से क्या लेना देना होगा? पहली बात यहाँ पे जो रिलेशन बनाने को और जितने मर्जी एक्सप्लेन कर लीजिए, सर मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज मान लो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट उसके बदले में मुझे क्या दे रही है? फैक्टर पेमेंट्स। दैट कैन बी अ पॉइंट, दैट कैन बी अ पॉइंट। नॉर्मली हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करता है जी? डायरेक्ट टैक्सेस। कौन से टैक्सेस? सर आपने ये डायरेक्ट वर्ड क्यों बोला? क्या और भी टैक्स होते हैं जी? इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस जिसका बर्डन हम नेक्स्ट किसी पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जिसके ऊपर लगा उसी पर्सन को वो टैक्स देना पड़ेगा, लाइक वेल्थ टैक्स, लाइक इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है? पर्सन की इनकम के ऊपर टैक्स। मैंने इनकम कमाई थी ना, प्रोड्यूसर सेक्टर ने मुझे क्या दिया था? इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और जो भी था वेजेस। क्लियर? उसके ऊपर टैक्स पे करना, डायरेक्ट टैक्स पे करना, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट कौन होते हैं? जीएसटी। सर वो कौन पे करते हैं? प्रोड्यूसर वाले। वो पे करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्लियर? सो डायरेक्ट टैक्सेस में एग्जांपल इनकम टैक्स, और जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको क्या देती है सर? ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स। अब सर ये ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में लिख रहा हूं जी, ओल्ड एज पेंशन, कॉमा सब्सिडीज, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, डोनेशंस। क्लियर? ये बेसिकली गवर्नमेंट की ओर से आपको मिलती है। मतलब सर मैंने गवर्नमेंट को क्या दिया? टैक्स। उसके बदले में गवर्नमेंट ने मुझे क्या दिया? ट्रांसफर पेमेंट्स, वेलफेयर जिसको तुम वर्ड बोलते हो, स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज या ओल्ड एज पेंशन एंड ऑल वट एवर। क्लियर? अब चलिए इनका रिलेशन तो क्लियर। हाँ जी, इसमें सैलरी देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, इसमें आता है ट्रांसफर। जो
सैलरी ना, फिर वो किसमें, देख गवर्नमेंट तुझे सैलरी दे रही है, दैट मींस गवर्नमेंट एट दैट टाइम प्रोड्यूसर सेक्टर में है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है। अगर गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो ये बन, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब सैलरी दी मतलब उसने तेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया, हायर किया, और वो कौन करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर। तो सर वो आप नीचे वाले में कवर होगा। क्लियर, मैं इसीलिए डायरेक्टली बात कर रहा हूं कि एज अ वेलफेयर के लिए, कि अगर गवर्नमेंट एक अलग है तो गवर्नमेंट का रोल प्ले क्या है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ प्रोड्यूस करेगी वो तो प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। क्लियर, अब सुन इनके साथ सर, पहली बात नॉर्मली गवर्नमेंट 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 प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देती है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साथ साथ देखना एक बार, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, जैसे कोरोना टाइम में कितनी परचेज करी लोगों से, मतलब अल्टीमेट दुकानदारों से कितनी परचेजिंग करी, फॉर किस पर्पस के लिए, नेक्स्ट आगे वेलफेयर पर्पस के लिए। और प्रोड्यूसर सेक्टर इसके बदले में आपको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। सेम चीज सर, प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को क्या पे करता है, टैक्सेस, बट ये कौन से टैक्सेस देते हैं जी, दोनों डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर, डायरेक्ट देते हैं इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट देते हैं जीएसटी। तो सर ये प्रोड्यूसर सेक्टर जितनी भी फर्म्स हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो दोनों टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं और जीएसटी भी देते हैं। क्लियर, सो बेसिकली ये पे करते हैं जी क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कंज्यूमर्स भी देते हैं, कंज्यूमर से रिकवर किए जाते हैं, पे कौन करता है, बिजनेस। क्लियर, जैसे लेट इट बी, मैंने आपको कोई सामान प्रोवाइड करा, जैसे मेरी सर्विस है, मैंने आपको पढ़ाया, क्लियर, मैंने उस पर जीएसटी आपसे कलेक्ट किया। देखो पहली बात, क्या मैं उस टैक्स का बर्डन आगे शिफ्ट कर रहा हूं, यस मैं आपसे रिकवर कर रहा हूं, पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करवाएगा, दुकानदार। एक चीज बता, जितनी भी तुम शॉपिंग करते हो, जितना भी तुम ये सामान खरीदते हो, आप जीएसटी किसको देते हो, क्या डायरेक्टली सरकार को, किसको, दुकानदार। दुकानदार नेक्स्ट आगे अपनी रिटर्न्स भरता है, अपना टैक्स जमा करवाता है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। क्लियर, इसीलिए कहने के लिए वर्ड क्या जाता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है किसको, गवर्नमेंट को, बट वो नेक्स्ट ऑन आपसे क्या कर लेता है, रिकवर कर लेता है। हाँ जी, जो पब्लिक बैंक्स वो इन्वेस्ट भी करते हैं, पब्लिक बैंक्स जो है हाँ वो इन्वेस्ट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो हाउसिंग सेक्टर में बिल्कुल एज अ इन्वेस्टर। देखो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो सारी करते हैं, प्रोड्यूसर भी करते हैं, हाउस होल्ड वाले भी करते हैं, ऐसे तो एक्सटर्नल सेक्टर वाले भी तो करेंगे, गवर्नमेंट भी पैसा इन्वेस्ट करती है। तो उसको कट्ठे को वर्ड हमने पता क्या बोल दिया, क्या वर्ड बोल दिया, कैपिटल मार्केट। क्लियर, कि जब आप अपना पैसा पैसा जब सेविंग्स की जगह वर्ड क्या लिख दो, इन्वेस्टमेंट, कि हमने कैपिटल मार्केट में क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी, या वहां से पैसा बोरो किया, तो उसको कॉमन वर्ड हमने क्या यूज कर दिया, कैपिटल मार्केट। क्लियर, एंड द लास्ट, इसके बदले में गवर्नमेंट हमें क्या देती है, क्या देती है सर, सब्सिडीज। नहीं, ऐसा कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, ये स्कीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली जिस भी स्कीम के अकॉर्डिंग टू आपको एलिजिबिलिटी है। क्लियर, कि कई बार तो सर बिजनेस सब्सिडीज मिलती हैं, अलग अलग केस में होती है, कईयों में 30%, किसी में 20%, किसी में 25%। बट द थिंग इज, अगर आप हमें टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम रखेंगे, अगर आप अच्छे काम करोगे, गवर्नमेंट के मोटिव के अकॉर्डिंग टू काम करोगे, तो हम आपको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करेंगे। आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है गवर्नमेंट का, एक छोटा सा वर्ड बता रहा हूँ, स्टार्टअप इंडिया या स्किल मिशन इंडिया, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग टू, अगर आपका प्रोजेक्ट एलिजिबल है स्टार्टअप इंडिया में, अगर वो आता है, तो अकॉर्डिंग टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितनी भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, जितनी आपकी सब्सिडी बनती होगी, आपको सब्सिडी दी जाएगी। क्लियर, जैसे किसी टाइम की बात है, ये तो चलो अभी लेटेस्ट है, आप लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा, वो कई बार खेतों में वो पॉली हाउसेस बने होते हैं, ग्रीन पॉली हाउसेस एंड ऑल। क्लियर, ये भी पहले बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था, तो फार्मर्स को इंसिस्ट करने के लिए कि आप वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से उसको बचाने के लिए पॉली हाउसेस को क्या करें, यूज करें,
पर उसमें इन्वेस्टमेंट काफी थी, जैसे 8-10 लाख रुपए लग जाते थे। क्लियर? तो सरकार ने क्या कहा, आप इनिशिएटिव लीजिए, 25% कौन कंट्रीब्यूट करेगी? सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब सर 25% की आपको क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। क्लियर? सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स। ये अपने आप में, इवन इसमें और जितने मर्जी करते जाओ पॉइंट, बट दिस आर द मैक्सिमम पॉइंट्स की रिलेशन एक्सप्लेन करने में 3 सेक्टर मॉडल विद द कैपिटल मार्केट, ये अपने आप में क्या है? पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? क्लियर? कोशिश थी वैसे आज 4 सेक्टर भी करने की, बट हमारी डिस्कशन पहले ही बीच में काफी ज्यादा हो चुकी है। 4 सेक्टर में सुन लीजिएगा, इतना काम बिल्कुल सेम है। कल आप मेरे साथ इतना तो बनाएंगे बनाएंगे, मैं आप लोगों के लिए एक्सटर्नल सेक्टर, द 4th वन सेक्टर क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। इज दैट क्लियर? सो आज हमने 2 टॉपिक्स करे, 4 सेक्टर्स एंड 3 सेक्टर मॉडल विद कैपिटल। क्लियर? रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए नेक्स्ट आगे टॉपिक को अपना बढ़ाएंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।